इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के डिस्कशन में आपका फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमारे फ्री मेंटोरशिप के डे हमारा 26 जुलाई। तो आज के लिए हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम रिवीजन डे रखेंगे। इसके तहत आप जो पिछले दिनों में जितना भी पढ़ा उसका रिवीजन करना है, प्लस उनसे जुड़े हुए जितने भी PYQ हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करना है। जो आज की हमारी पहली न्यूज़ है वह ईरान यूरोप परमाणु वार्ता। देखिए, आपको पता होगा कि 2015 में ईरान और जो P5+ देश थे, 1 देश थे, उनके साथ एक समझौता हुआ था जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पे P5+1 देशों का अर्थ क्या है? तो P5 तो है जो परमानेंट मेंबर है किसके? UN सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें शामिल है USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, +1 इसमें था जर्मनी। तो इसके तहत क्या था कि जो ईरान था उसके जो परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगी हुई थी, है ना, उन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से कुछ राहत प्रदान की गई थी। लेकिन 2018 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो इस समझौते से हट गए थे, जिसके कारण ये समझौता काफ़ी कमज़ोर हो गया था। हालिया जो वार्ता हुई है उसमें जो ईरान में हुई है उसमें पक्षकार कौन है? तो ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं प्लस यूरोपीय जो E3 देश हैं। E3 का अर्थ क्या है यहाँ पे? ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। तो ये आपको प्री के दृष्टिकोण से याद रखना है। तो वार्ता का उद्देश्य क्या है? जो देखिए, जो ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर जो गतिरोध है उसको तोड़ना। 2015 के पहले के जो प्रतिबंध उस पर लगे हुए थे उनकी बहाली होने की संभावना है, तो उसको टालना। साथ ही निगरानी और प्रतिबंधों की जो पारदर्शिता उसको सुनिश्चित करना। वार्ता की प्रकृति की बात करें तो जो E3 देश हैं उन्होंने एक चेतावनी दी है कि यदि जो ईरान है वो का जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर कुछ प्रगति नहीं होती है तो एक मैकेनिज़्म होता है स्नैप बैक मैकेनिज़्म, उसके तहत फिर से उस पर जो प्रतिबंध है वो लगा दिए जाएंगे। तो स्नैप बैक मैकेनिज़्म होता क्या है? देखिए, जो JCPOA हुआ था उसके तहत एक प्रावधान था। इसमें यह था कि जितने भी हस्ताक्षरकर्ता देश हैं अगर उनमें से एक भी अलग होता है तो जो ये प्रतिबंध है ये फिर से शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कहा गया था कि ईरान समझौते का उल्लंघन करता है तो जो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिबंध हैं वो फिर से लागू हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार के वीटो की आवश्यकता नहीं होगी। तो E3 देशों का रुख क्या है कि उन्होंने कहा है कि अगर अगस्त 2025 तक कोई ठोस प्रगति नहीं होती है तो ये मैकेनिज़्म उपयोग में लाया जा सकता है। तो अब ईरान का क्या रुख है? देखिए, ईरान कह रहा है कि हमें अमेरिका पर अविश्वास है और जब तक विश्वास बहाली नहीं होती है, यानी विश्वास की पुनर्स्थापना नहीं होती है, तब तक हम अमेरिका पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि ईरान चाहता है कि जो E3 देश हैं वो जो अपनी अग्रेसिव नीति है उस पर पुनः विचार करें। बात करते हैं भारत मालदीव संबंध। ये आप UPSC GS पेपर 2 IR है उससे जोड़ सकते हैं इसको। पृष्ठभूमि की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो 2 दिवसीय मालदीव की यात्रा पे थे। तो ये द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती देने के लिए यहाँ पे कई अहम घोषणाएं की गई हैं। तो प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं? तो देखिए, आर्थिक सहयोग की बात करें तो भारत के द्वारा मालदीव को 4850 करोड़ की क्रेडिट लाइन प्रदान की गई है। अब क्रेडिट लाइन क्या होती है? तो देखिए, ऐसा लोन जिसके तहत एक लाइन प्रदान कर दी जाती है आपको। क्रेडिट लाइन क्या प्रदान की जाती है? क्रेडिट लाइन कि आपके पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपए आपको दे दिए गए। अब यह है कि आप इनमें से जब चाहें तब यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको 10 करोड़ की ज़रूरत है तो आपने 10 करोड़ यूज कर लिए, ठीक है। और उस पर क्या होता है कि जो ये 10 करोड़ है उन्हीं पे ब्याज लगता है, पूरे टोटल जो पैसा होता है उस पर ब्याज नहीं लगता है। तो ये जो 100 करोड़ होते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट लाइन, यानी कि इतनी लिमिट आपके लिए तय हो गई, जैसे आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं वैसे एक लिमिट, तो ये होती है क्रेडिट लाइन। तो ऐसे ही मालदीव को भारत के द्वारा 4850 करोड़ रुपये क्रेडिट लाइन दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि वहाँ पे बुनियादी ढांचा और विकास कार्य हैं उनको बल मिल सके। इसके अलावा पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वार्ता भी शुरुआत हुई है। तो दोनों पक्ष ये कर रहे हैं कि ये शीघ्र पूरा हो सके। इसके साथ ही द्विपक्षीय जो निवेश संधि है उसको भी अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य करने की बात कही है। बात करते हैं रक्षा और सुरक्षा सहयोग की। देखिए, भारत है वो मालदीव को लगातार जो रक्षा क्षमता है उसको मजबूत करने के लिए सहायता करता रहा है और भविष्य में ऐसा करता रहेगा। इसके अलावा भारत ने कहा है कि वह मालदीव को 72 बाहरी वाहन प्रदान करेगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने की भी प्रतिबद्धता जाहिर की गई।
बात करते हैं अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की, तो भारत के द्वारा वहाँ पे 3300 सामाजिक आवास इकाइयाँ सौंपी गई हैं। वहाँ पे सड़क और ड्रेनेज प्रणाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। 6 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना है, उनकी शुरुआत की गई है। तो वहाँ के सामाजिक विकास में भी भारत सहयोग कर रहा है। अन्य कौन से समझौते हुए, तो मछली पालन और जल कृषि पर सहयोग बढ़ा है। डिजिटल जो समाधान है उनके आदान प्रदान पर सहमति बनी है। इसके अलावा जो पर्यावरणीय सहयोग है उसमें तकनीकी सहायता, जैव विविधता संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल और स्वच्छता जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें भी सहयोग की बात की गई है। बात करते हैं पर्यटन और कनेक्टिविटी की, तो देखिए मालदीव के जो राष्ट्रपति है उन्होंने कहा है कि भारत है वो मालदीव के लिए प्रमुख पर्यटन सोर्स है। इसके अलावा सीधी उड़ान पर भी शुरुआत हुई है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और कनेक्टिविटी है वो काफ़ी मजबूत होगी। बात करते हैं द्विपक्षीय संबंधों में बदलाव की। देखिए आपको याद होगा कि मालदीव में एक अभियान चला था इंडिया आउट। इसके तहत क्या कहा गया था कि जो सैन्यकर्मी हैं, भारत के जो सैन्यकर्मी है उसको वहाँ से हटा लिया जाए। इसके कारण दोनों देशों के बीच संबंध हैं वो तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन भारत के द्वारा लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप फिर से ये जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो विश्वास बहाली का जो प्रयास था वो सफल रहा है। तो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और सामरिक महत्व है, इसके संदर्भ में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो मालदीव है वो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें प्रमुख स्थान रखता है। भारत की जो भूमिका है मालदीव के लिए वो एक विश्वसनीय मित्र की है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, यानी सबसे पहले रिस्पॉन्स करने वाला जब आपदा हो, चाहे वो महामारी हो, आपदा हो, भारत हमेशा ही मालदीव के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो आर्थिक साझेदारी है उसको हमें गहरा करने की इच्छा है। बात करते हैं सांस्कृतिक और कूटनीतिक प्रतीकात्मकता की। तो देखिए मालदीव गए हैं मोदी जी, वो किस लिए गए हैं, वहाँ पे जो 60वें स्वतंत्रता दिवस है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए हैं। इसके अलावा वहाँ भारत के द्वारा भारत मालदीव जो कूटनीतिक संबंध है उनकी 60वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट है वो भी जारी किए गए हैं। तो मतलब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सामरिक महत्व क्या है मालदीव का, ये याद रखना है। क्या अभी समझौते हुए हैं, किस प्रकार से भारत सहयोग कर रहा है उसको आपको याद रखना है। बात करते हैं आरबीआई जो मुद्रास्फीति नीति और अन्य आर्थिक पहलू। देखिए मुद्रास्फीति नियंत्रण और जो एफआईटी फ्रेमवर्क है वो क्या है। देखिए वर्तमान में देखें तो मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, तो भारत में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है जो सीपीआई से जुड़ा हुआ है वो घटकर 2.1% पे पहुंच गया है, जो कि जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है। तो ये हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है वो होता है क्या है। देखिए जो इन्फ्लेशन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब टोटल, एक होता है कोर इन्फ्लेशन मतलब जो ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जो वस्तुएं होती हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती हैं, है ना। जैसे ईंधन का हो गया आपके, है ना, जो सब्जियां हो गया, दूध हो गया, है ना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जिनकी प्राइस बहुत ऊपर नीचे होती है उनको अगर हटा दिया जाए तो फिर कोर इन्फ्लेशन बचता है। तो ये लगातार 5वां महीना है जब महंगाई है वो 4% से नीचे रही है। तो यहाँ पे आपको याद होगा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, भारत इसी का पालन करता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो इसी के तहत जो रेपो रेट निर्धारण करता है उसका लक्ष्य यही होता है। रेपो रेट को क्या बोलते हैं आप, पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, नीतिगत दर, क्योंकि यही अन्य दरों के लिए आधार का काम करती है। तो जो एफआईटी है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसकी शुरुआत होती है 2016 में, जिसके तहत जो आरबीआई है उसका लक्ष्य क्या रहता है कि जो सीपीआई है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको 4% ±2 यानी कि न्यूनतम 2% से लेके अधिकतम 6% तक महंगाई को रखना है। बात करते हैं कि जो दर कटौती और क्रेडिट ग्रोथ की। देखिए फरवरी से जून 2025 के बीच आरबीआई के द्वारा लगातार जो रेपो रेट हैं उनमें 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, जो कि फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट था, अप्रैल में फिर 25 और जून में फिर 50 बेसिस पॉइंट है। तो अब वर्तमान में रेपो रेट क्या है, तो आपको ये अभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए डेटा कौन सा याद रखना, आपको वही रखना है जो फिक्स हो। लेकिन ये जैसे होते हैं ना, ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है ना, तो इसमें क्या करना आपको, जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तभी
इस डेटा को याद रखना है, अदरवाइज अभी आपको ये डेटा याद नहीं करना है। बात करते हैं मौद्रिक ट्रांसमिशन की। तो देखिए ये जो रेपो रेट में चेंज किया गया यानी कम किया गया, तो उसका जो ट्रांसमिशन है वो प्रभावी रहा है, और इससे संभावना है कि जो क्रेडिट ग्रोथ और निवेश है उसको भविष्य में बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं मौद्रिक ट्रांसमिशन क्या होता है। देखिए जब आरबीआई है वो रेपो रेट में चेंज करता है तो उसके कारण क्या लोन सस्ते हो रहे हैं, क्या लोन सस्ते हो रहे हैं या फिर ग्राहक है उसको लाभ हो रहा है। अगर ग्राहक को लाभ हो रहा है तो मतलब जो मौद्रिक ट्रांसमिशन है वो हो रहा है। अब बात करते हैं विश्व दृष्टि स्वास्थ्य और मायोपिया निकट दृष्टि दोष का संकट। देखिए WHO के द्वारा एक शुरू किया गया है ग्लोबल स्पेक्स 2030। तो समस्या क्या है। देखिए दुनिया में 80 करोड़ लोग हैं वो बिना उचित इलाज के दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। 5 से जो 15 वर्ष के बच्चे हैं और किशोर हैं उनमें विशेष रूप से रिफ्रैक्टिव एरर जैसे कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष है वो देखने को मिलता है। तो ये दृष्टि दोष है वो केवल दृष्टि से संबंधित नहीं है, याद रखिए ये शिक्षा, आर्थिक उत्पादकता, समग्र जीवन गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। तो इसी संदर्भ में WHO के द्वारा ग्लोबल स्पेक्स 2030 की शुरुआत की गई है। तो WHO की ये वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है कि 2030 तक सभी के लिए किफ़ायती और सुलभ नेत्र चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करना। भारत के संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो देखिए वर्तमान में जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई इसी से हो रही है, खेलकूद की कमी है, इसके कारण जो निकट दृष्टि दोष है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। विशेषकर जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे तो स्थिति बहुत ही खराब है। तो ऐसे में आवश्यक है कि जो संकट है वो शिक्षा व्यवस्था, बाल स्वास्थ्य नीति और डिजिटल भारत अभियान से भी ये जुड़ा हुआ है। इसलिए आवश्यक है कि हम इसमें समय रहते ही प्रयास करें। बात करते हैं मनरेगा की। देखिए इसके तहत क्या है कि पिछले 5 वर्षों में जो फंडिंग की प्रवृत्ति है उससे संबंधित डेटा जारी किया गया है। तो हमारे लिए डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हम ये दिखाएंगे कि मनरेगा है वो वर्तमान में क्यों महत्वपूर्ण है ना, प्रासंगिकता क्या है। तो इसको मैंने PY जो एक क्वेश्चन के रूप में फॉर्मेट करने का प्रयास किया है और इसका आंसर आपको मिलेगा। तो बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। देखिए मनरेगा है उसके अंतर्गत जो कुल फंड का निर्गमन है वो पिछले 5 वर्षों में लगातार घटा है। यानी कि सरकार बजट का आवंटन तो लगातार वृद्धि कर रही है, लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है तो कुल फंड है वो उतना नहीं दिया जाता है। कोविड लॉकडाउन हुआ था उस दौरान मनरेगा के अंतर्गत सबसे अधिक राशि जारी की गई थी जो कि पिछले 5 वर्षों में सर्वोच्च थी। तो क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा इसमें कि मनरेगा भारत में सामाजिक सुरक्षा क्या सोशल सिक्योरिटी का एक प्रभावी उपकरण रहा है। क्या ये योजना अभी भी ग्रामीण भारत में प्रासंगिक है। विश्लेषण कीजिए। देखिए मोदी जी आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि है ना हम इसको मनरेगा को जारी रखेंगे, लेकिन हम मतलब इसको समाप्त भी नहीं करना चाहते हैं ना। और इसमें है ना मतलब बजट आवंटन बढ़ाने के बावजूद लगातार इसमें जो फंडिंग है उसमें आवंटन में कमी आ रही है, निर्गमन में कमी आ रही है। तो यहाँ पे ये मुद्दा बन जाता है कि क्या ये ग्रामीण भारत में आज भी प्रासंगिक है, या भारत ने जो और कल्याणकारी प्रयास किए हैं उनके कारण अब मनरेगा वो उपयोगी नहीं रहा है। तो इसमें आप इंट्रो में क्या लिख सकते हैं कि मनरेगा है उसका बेस क्या है ना। तो देखिए जो मनरेगा है वो मनरेगा एक्ट के तहत 2005 में पारित हुआ था, और ये एक ऐतिहासिक कानून हुआ जिसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण परिवार है उनको न्यूनतम 100 दिनों की सशर्त मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करना है। इसमें अनस्किल्ड जो रोजगार होता है वो रहता है। तो बात है पहले करते हैं कि ये सामाजिक सुरक्षा का प्रभावी उपकरण क्या है। सामाजिक सुरक्षा का एक प्रभावी उपकरण कैसे है। तो पहला देखिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसमें एक निश्चित दिनों के लिए और एक न्यूनतम मजदूरी रहती है। तो इसके कारण क्या है कि इसे आय की स्थिरता बनी रहती है, विशेषकर जब गैर कृषि ऋतु होती है। यानी जब कृषि होती है तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन जब कृषि का कार्य नहीं होता है तो उस समय ये आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, आय की स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा है खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए इससे क्या है कि परिवार की जो आय है उसमें वृद्धि होती है, और उसके कारण क्या है कि जो परिवार है उनमें पोषण, स्वास्थ्य और बच्चों की जो शिक्षा है उस पर उस पैसे को खर्च किया जाता है। तो इससे खाद्य पोषण सुरक्षा मिलती है। लैंगिक सुरक्षा मिलती है। देखिए मनरेगा में क्या प्रावधान है कि
जो इतना रोज़गार है उसका 33 कम से कम 33% है वो महिलाओं के लिए रहेगा। लेकिन देखा यह गया है कि जो महिलाओं की भागीदारी है वो 50% से अधिक रही है। इससे क्या होता है, उनमें आत्मनिर्भरता आती है, आर्थिक सम्मान को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा इसमें प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण होता है, जैसे जल संरक्षण, भूमि सुधार, वनीकरण, है ना। इसके कारण जो पर्यावरणीय सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। इसके अलावा जो आवर्जन नियंत्रण होता है, सामुदायिक स्थायित्व मिलता है। देखिए अगर गांव में रोज़गार नहीं मिलेगा तो लोग क्या है शहरों की तरफ जाएंगे। तो इसके कारण क्या है कि एक तरफ गांव में है ना, गाँव जो शहर हैं वहाँ पे अव्यवस्था फैलती है ना, ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, जो मनरेगा है इससे शहरी पलायन में कमी आई है और जो लोग हैं उनको उन्हीं के घर के पास पास रोज़गार मिल जाता है और गांव की जो श्रम शक्ति है उसमें स्थायित्व को बढ़ावा मिलता है। तो बात करते हैं कि इस योजना की प्रासंगिकता क्या है। देखिए कोविड-19 के दौरान देखा गया कि इसकी जो भूमिका वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। इस दौरान मनरेगा में 1.1 लाख करोड़ से अधिक पैसा खर्च किया गया, जिसके कारण जो प्रवासी मजदूर थे उनको काफ़ी राहत मिली थी। देखिए वर्तमान में जो बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है, तो उस बेरोजगारी को सीमित करने के लिए ये एक अवसर प्रदान करता है। तो मनरेगा है वो आज भी एक महत्वपूर्ण सहारा बना हुआ है। देखिए जैसे शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आज अब रोज़गार नहीं मिल रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में रोज़गार प्रदान करने का कार्य करता है आपका मनरेगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में भी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्यावरणीय कार्य होते हैं। वनों का रोपण होता है, जो क्षेत्र हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, जल संरक्षण होता है, साथ ही सिंचाई ढांचे जैसे ग्रामीण समुदाय हैं उनको जलवायु झटकों से उबरने में मदद मिलती है। बात करते हैं डिजिटल और डेटा आधारित निगरानी की। तो देखिए योजना में है वो आधार का प्रयोग किया जाता है, जियो टैगिंग है, MIS डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, इनका प्रयोग किया जाता है। इससे पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। समावेशी विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि इसमें देखिए जो SC ST हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, है ना, जो वंचित वर्ग हैं उनकी काफ़ी भागीदारी है। बात करते हैं इसकी प्रमुख चुनौतियाँ क्या है, मनरेगा में चुनौतियाँ क्या है। देखिए एक तो वित्तीय आवंटन है, उसमें कटौती। वर्तमान में देखें तो लगातार देखिए इस मनरेगा की है ना आवश्यकता बढ़ रही है, लेकिन जो आवंटन है वो उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। दूसरा है कि पैसा दिया भी नहीं जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो वास्तविक रिलीज है उसमें कमी देखी गई है। तो वित्तीय आवंटन एक सबसे बड़ी चुनौती है। भुगतान में देरी देखने को मिलती है, जो श्रमिक है उनको समय पर मजदूरी नहीं दी जाती है। राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की भी कमी देखी जाती है। कई जो ग्राम पंचायतें वहाँ देखने को मिलता है कि वो क्षमता और नियोजन है उसमें काफ़ी कमियां हैं। श्रम और पूंजी के संतुलन में असंतुलन देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि केवल मजदूरी पे फोकस किया जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाता है। तो ये बड़ा इशू है। निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण की भी कमी है। हालांकि देखिए यहाँ पे सोशल ऑडिट होता है जो ग्राम सभा होती है उसके द्वारा, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वास्तविकता देखें तो यहाँ पे निगरानी और पारदर्शिता की जो प्रक्रिया वो काफ़ी वीक है। तो आगे का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो देखिए वास्तविक मांग है उसके अनुरूप बजट आवंटन होना चाहिए। जो भुगतान प्रणाली है उसमें सुधार होना चाहिए। समयबद्ध है रूप से मजदूरी का भुगतान होना चाहिए। उसके लिए अधिकतम हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। वर्तमान में जो परिसंपत्ति होती हैं वो अस्थायी प्रकृति की होती हैं, तो आवश्यकता है कि जो संपत्ति निर्मित की जाए वो दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की जाए। श्रमिक हैं उनको कौशल प्रदान किया जाए। देखिए वर्तमान में जो मनरेगा उसमें केवल जो अनस्किल्ड लोग होते हैं उन्हीं को रोज़गार मिलता है, अनस्किल्ड प्रकार का रोज़गार मिलता है। लेकिन अगर हम जो श्रमिक हैं उनको अगर कौशल देते हैं तो इससे क्या होगा कि उनकी जो भविष्य है उसको सुधारने में मदद मिलेगी, कि वो बेहतर रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मनरेगा पे जो दबाव है वो कम हो सकता है। जो सोशल ऑडिट होती है उसको अनिवार्य किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है, विशेषकर जो समुदाय की भागीदारी है उसके माध्यम से। तो कहने का अर्थ है कि जो मनरेगा है वो केवल एक रोज़गार की योजना नहीं है, बल्कि भारत में एक सामाजिक न्याय और ग्रामीण सशक्तिकरण का एक स्तंभ है। आप इस लाइन को अंत में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं छात्र आत्महत्या जो लगातार बढ़ रही है और जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके बिगड़ने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। स्पेशली इसने कहा है कि एक राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण रणनीति की हमें आवश्यकता है। तो इसको आप जोड़ सकते हैं UPSC पेपर 2, जिसमें न्यायपालिका की सक्रियता, शिक्षा नीति, मानसिक स्वास्थ्य
थे, ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे इनका आप यूज कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि हाल ही के जो समय में विशेषकर छात्रों में जो आत्महत्या की घटनाएं वो लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले, आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थाओं में, है ना, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लगातार मानसिक दबाव, असफलता का डर, भेदभाव और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बात करते हैं मुख्य निर्णय बिंदु क्या क्या रहे हैं। देखिए, कानूनी और विनियामक रिक्तता है उसकी पहचान की गई है। जो न्यायमूर्ति है उन्होंने कहा कि जो छात्र आत्महत्या है वो निवारण के लिए भारत में अब तक कोई समन्वित और बाध्यकारी कानूनी ढांचा नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस का, तो यहाँ पे देखिए, भारत में आत्महत्या से जुड़ा हुआ कोई भी समन्वित और बाध्यकारी कानूनी ढांचा नहीं है। इसी संदर्भ में न्यायालय के द्वारा 15 व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक ये कोई विधायी या नियामक ढांचा नहीं बनता है तब तक जो ये दिशा निर्देश हैं वो प्रभावी रहेंगे। तो बात करते हैं प्रमुख दिशा निर्देश क्या हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य नीति का अनिवार्य प्रावधान, यानी कि एक मानसिक स्वास्थ्य नीति है वो निर्मित करनी ही होगी। तो इसी संदर्भ में क्या कहा है कि सभी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको उम्मीद, मनोदर्पण और राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण रणनीति के आधार पर एक समान मानसिक स्वास्थ्य नीति बनानी होगी। यानी प्रत्येक जो शैक्षणिक संस्था है उनको एक मानसिक स्वास्थ्य नीति बनानी होगी। तो ये है किसके आधार पे होगी, तो उम्मीद, मनोदर्पण और राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण रणनीति है उसके आधार पे। तो देखिए यहाँ पे उम्मीद क्या है। देखिए, जो आपका शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा 2023 में उम्मीद नामक एक योजना शुरू की गई थी। ये था कि मेनली जो स्कूली बच्चे हैं उसमें आत्महत्या को रोकना। दूसरा है मनोदर्पण, तो ये भी सरकार के द्वारा जारी किया गया एक मतलब प्रयास है, जिसमें क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कुशलता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। बात करते हैं कि तो आगे क्या कहा, तो जो ये भी नीति है ये हर वर्ष समीक्षा की जाएगी। यानी जो भी शैक्षणिक संस्थाएं स्वास्थ्य नीति अपनाएंगे, मानसिक स्वास्थ्य नीति, उसकी हर साल समीक्षा की जाएगी और संस्थान है उसकी वेबसाइट और सूचना पट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं सेकंड क्या दिशा निर्देश दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की नियुक्ति करनी होगी। जिन भी संस्थाओं में 100 या उससे अधिक छात्र हैं वहाँ कम से कम एक प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हो सकता है, कोई काउंसलर या समाजशास्त्री नियुक्त करना होगा। लेकिन अगर 100 से कम छात्र हैं तो वहाँ पर वो बाहरी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेंगे और उनके साथ औपचारिक संबंध स्थापित करेंगे। थर्ड है कि आवासीय जो संस्थाएं हैं उनके लिए संरचनात्मक सुरक्षा उपाय। तो जो भी हॉस्टल या फिर रेजिडेंशियल संस्थान हैं वहाँ पर जो छत पे जो पंखे लगे होते हैं उन पे ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जिसके कारण उनके साथ किसी प्रकार का मतलब वो आत्महत्या नहीं कर सके। ठीक है, तो छत के जो पंखे हैं उनको छेड़छाड़ रहित उपकरणों से लेस करना होगा। बालकनी और जो छत है वहाँ तक जो पहुँच है उसको सीमित करना होगा ताकि जो आत्मघाती प्रवृत्तियाँ उनको रोका जा सके। चौथा है कि जो शैक्षणिक आधार है उस पर भेदभाव को रोकना। देखिए, ये आपने देखा होगा कि जो कोचिंग संस्थाएं होती हैं, अन्य शैक्षणिक संस्थाएं, वो क्या करते हैं कि प्रदर्शन के आधार पे वर्गीकृत करते हैं कि किन को अच्छे टीचर पढ़ाएंगे, किन को कमज़ोर टीचर पढ़ाएंगे, है ना, वर्ग के आधार पे कि ए वर्ग में ये लोग रहेंगे, बी में ये रहेंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि बच्चों में शर्मिंदगी आती है, उनको अपनी क्षमता पे शंका होने लगती है। तो यही है कि जो शैक्षणिक आधार है उस पर भेदभाव पे रोक लगाने की दिशा निर्देश दिए हैं। तो उनको शर्मिंदा नहीं किया जाना चाहिए, उनकी क्षमता से अधिक लक्ष्य देने पर रोक लगाई गई है। पांचवा है कि उत्पीड़न व भेदभाव के मामलों में कड़ी निगरानी। जो भी सभी संस्थाएं हैं उनको लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, यौन पहचान, विकलांगता आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, यौन हमले, रैंगिंग, बदसुल्की आदि की घटनाओं के लिए, है ना, गोपनीय और सुलभ शिकायत तंत्र की स्थापित करने की दिशा निर्देश दिए हैं कि इन सभी मामलों में गोपनीय और सुलभ शिकायत तंत्र स्थापित किया जाएगा। और जो भी छात्र हैं जिसने शिकायत की है उसके मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तत्काल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सिक्स्थ है प्रशासन की जिम्मेदारी और जवाबदेही। किसी भी मामले में अगर संस्था है वो समय पर या फिर पर्याप्त कार्रवाई नहीं करता है तो इसे उस संस्थागत दोष का माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पे आत्महत्या के मामलों को गंभीरता को लेते हुए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन की बात कही है।
जो कि मेनली किस पे काम करेगी, मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या निवारण रणनीतियों पर काम करेगी। बात करते हैं इसका दायरा और अनुपालन की। तो ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाएं, चाहे वो आपके सरकारी हो, निजी हो, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, सभी पे लागू होगा, है ना। फिर दिशा निर्देश हैं वो अनिवार्य और बाध्यकारी हैं, यानी इनको लागू करना ही होगा। ये तब तक लागू रहेंगे जब तक संसद या केंद्र सरकार कोई कानून न बनाए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये छात्र मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या निवारण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। तो हमें आवश्यकता है कि जो संस्थाएं उनको जवाबदेह बनाएं, साथ ही सहानुभूतिपूर्ण, समावेशी और संरक्षित शैक्षणिक वातावरण है वो तैयार करें। इसके बाद बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024, जो कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यूपीएससी के द्वारा आपके एथिक्स में भी पूछा जा सकता है, या फिर गवर्नेंस का जो टॉपिक है उसके साथ पूछा जा सकता है। तो इसको देखिए, मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए, हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 भारतीय खेल प्रशासन यानी स्पोर्ट्स गवर्नेंस में सुधार का एक प्रयास है। इस संदर्भ में बीसीसीआई की स्थिति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए और प्रस्तावित जो विधेयक है उसके संभावित प्रभावशीलता क्या रहेगी उसका मूल्यांकन करना है। तो देखिए, भारत में जो खेल प्रशासन है वहाँ पे पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता, है ना, का अभाव, ये काफ़ी मुद्दे हैं। विशेष रूप से जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, है ना, वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो इसी संदर्भ में जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले बात करते हैं बीसीसीआई की स्थिति। तो यहाँ पे देखिए, जो मामला है वो स्वायत्तता बनाम जवाबदेही का चलता है। देखिए, बीसीसीआई कहता है कि वो सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं लेता है। अगर वो इस पर वित्तीय सहायता नहीं लेता है तो वो सरकारी नियमन से मुक्त है। तो ये जो तर्क दिया जाता है ये उत्तरदायित्व से बचाव का एक साधन बन गया है। दूसरा है कि सूचना का अधिकार से, जो आरटीआई एक्ट है उससे बाहर है। तो बीसीसीआई है उसको सार्वजनिक निकाय नहीं माना जा सकता, तो इसके कारण ये आरटीआई से बाहर रहता है, जिसके कारण जो पारदर्शिता उसमें बाधा आती है। जो लोढ़ा कमेटी थी, है ना, उसकी अनदेखी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लोढ़ा समिति नियुक्त की गई थी उसकी सिफारिश थी कि एक व्यक्ति एक पद, कूलिंग ऑफ पीरियड, है ना, ये बीसीसीआई में लाए जाने चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने इनको आंशिक रूप से ही अपनाया है। फिर बात करते हैं ओलंपिक सहभागिता और उत्तरदायित्व है। देखिए, क्रिकेट के 2028 ओलंपिक्स में वापसी के बाद बीसीसीआई पर आईओसी जो मानक है उनके अनुरूप चलने का दबाव है, तो इसके संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024, इसकी क्या विशेषताएं। तो इसके तहत एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के गठन का बात कही गई है। जैसे जो शेयर मार्केट है उसके लिए सेबी है, उसी प्रकार से जो सभी खेल है उनके लिए खेल महासंघों की निगरानी के लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के गठन का प्रावधान है। हालांकि इसे क्या जो कार्यपालिका के प्रभाव की आशंका है, लेकिन यदि यह निष्पक्ष तरीके से गठित होती है तो ये जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस है उसमें पारदर्शिता ला सकती है। इसके अलावा इसमें नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान है। तो यहाँ पे चयन के लिए, चुनाव के लिए, अनुशासनात्मक मामलों आदि के लिए एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक संस्था के गठन की बात कही गई है, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। इससे क्या होगा, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए मामले हैं उसमें न्यायालय पर जो बोझ है वो कम होगा, लेकिन इससे क्या है, जो खिलाड़ी हैं उनकी संवैधानिक न्यायिक जो पहुंच है वो सीमित हो सकती है। इसके अलावा जो सभी खेल हैं उनके लिए एक समान मानक की बात कही गई है। जैसे जो क्रिकेट जैसा जो शक्तिशाली खेल है उसको अन्य खेलों के समान एक समान जो न्यायिक छत्र है उसमें लाने का प्रयास किया गया इसके। तो इसके क्या संभावित प्रभाव और चुनौतियाँ हो सकती हैं। तो बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की। इसे देखिए, एकीकृत खेल नीति और अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा, हालांकि इसमें सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ सकता है। जो विवाद निपटान की संस्था है उसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल की निष्पक्षता है वह सवालों के घेरे में रहेगी। बीसीसीआई जैसी संस्थाओं की निगरानी की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे जो कानूनी प्रतिरोध है वो बढ़ने की संभावना है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखिए, जो एनएसबी है उसमें अपारदर्शिता और हितों के टकराव से बचने के लिए क्या आवश्यक है कि जो चयन प्रक्रिया वो निष्पक्ष होनी चाहिए। बीसीसीआई को है वो आरटीआई के तहत लाया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। जो भी ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए उसका संचालन या कार्यरत इस प्रकार से किया जाए ताकि जो खिलाड़ी हैं उनकी न्याय तक पहुंच है वो सीमित नहीं होनी चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर जो खेल संघ हैं उनके लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। बात करते हैं भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता और यूके का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM। देखिए आपको पता है कि हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि भारत और यूके के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता वो हो चुका है, लेकिन इसमें जो यूके और यूरोपीय यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसको लेके कोई समझौता नहीं हुआ या कोई समाधान नहीं निकला है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा चिंता का कारण है। तो बात करते हैं कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो है क्या। तो देखिए एक कार्बन टैक्स है जो किस पे आधारित है, सीमा शुल्क प्रणाली का एक हिस्सा है। तो इसमें क्या है कि जो भी कार्बन उत्सर्जन वाली वस्तुएं हैं उनके आयात पे शुल्क लगाने की अनुमति देता है ये। यानी कि अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कारण कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो ऐसी वस्तु का अगर आयात होता है, चाहे यूरोपीय यूनियन है चाहे यूके है वहाँ पे, तो वो क्या है कि आयात शुल्क लगा सकते हैं। उद्देश्य क्या है कि कार्बन लीकेज को रोकना। यानी कि क्या होता है कि कंपनियाँ होती हैं वो कड़े जो पर्यावरणीय नियम हैं उनसे बचने के लिए ऐसे देशों में चले जाते हैं जहाँ पे नियमों में ढील रहती है। तो ये यूके में कब से प्रभावी होगा, ये होगा 1 जनवरी 2027 से। तो भारत पे इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए ये जो लगाया गया है शुल्क, ये इस्पात, एल्यूमिनियम और अन्य जो कार्बन प्रधान वस्तुएं हैं उनसे पे काफ़ी मात्रा में लगाया गया है। तो इसके कारण जो भारत से जो इस्पात, एल्यूमिनियम और अन्य जो कार्बन प्रधान वस्तु का निर्यात होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। देखिए यूएस है ना, उसने पहले भारत के जो इस्पात और एल्यूमिनियम जो उत्पाद है उन पर 50% तक शुल्क लगा दिया है। अगर यूके भी ये जो CBAM है उसके तहत शुल्क आरोपित करता है तो ये काफ़ी नकारात्मक होगा भारत के लिए। और दूसरी बात है कि CBAM है वो सिर्फ जो तैयार उत्पाद है उस पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि कच्चे माल और वैल्यू चेन में ऊपर की ओर मौजूद जो भी गुड्स हैं उन पर भी टैक्स लगा सकता है। यानी जो पूरक वस्तुएं हैं वहाँ पर भी इसको लगाया जा सकता है। और भारत का जो FTA हुआ वार्ता वहाँ पर ये विफल रहा। तो भारत ने FTA में जो CBAM के तहत जो छोटे और मध्यम उद्योग थे उनके लिए छूट या विशेष रियायतें मांगी थी, लेकिन इस मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया। बात करते हैं यूरोपीय संघ की जो समान नीति और संभावनाएं क्या हैं। देखिए विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यूके के साथ भारत है वो CBAM में छूट प्राप्त नहीं कर पाता है तो ये संभव है कि यूरोपीय यूनियन है वो भी कोई छूट नहीं देगा। और यूरोपीय यूनियन का कहना भी है कि जो CBAM है वो किसी भी व्यापार वार्ता का हिस्सा नहीं होगा। तो बात करते हैं कि यूके का जो CBAM है उसका भविष्य और दायरा क्या है। तो अभी ये एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और लोहा और इस्पात उद्योग उन पर लागू होगा, और भविष्य में अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर भी लागू हो सकता है। अब बात करते हैं WTO में चुनौती की। तो भारत के पास क्या विकल्प है। देखिए हो सकता है कि अगर FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें समाधान नहीं होता है तो संभव है कि भारत वो WTO में इस नीति को चुनौती दे। देखिए जो विकासशील देश हैं वो विशेष और विभेदकारी प्रावधान का हवाला दे सकते हैं, जिससे क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए ये लागू होता है तो भारत या भारत जैसे अन्य देश हैं वहाँ से जो निर्यात होता है यूके या फिर यूरोपीय यूनियन है वहाँ पे, तो उनके जो व्यापारिक हित है वो काफ़ी प्रभावित होंगे। तो ये मांग कर सकते हैं कि उनको कार्यान्वयन के लिए काफ़ी समय दिया जाए, 2027 के बजाय उनको लंबा टाइम दिया जाए। लेकिन ट्रेड विशेषज्ञ कहते हैं कि जो WTO का विवाद निवारण निकाय है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, वो वर्तमान में कार्य सक्षम नहीं है। और ऐसे में ये हो सकता है कि जब तक जो विवाद निकाय है वो इस मामले को देखे तब तक यूके और यूरोपीय यूनियन है वो CBAM को लागू कर दें। तो काफ़ी चिंता का विषय है भारत के लिए। बात करते हैं वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा विकास, जो कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी है एजेंसी, उसकी एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि वर्ष 2024 में जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो कितनी जुड़ी, 582 गीगावाट, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2023 की तुलना में 15% से अधिक है। और ये अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक इजाफा, मतलब एक साल में ये सबसे ज़्यादा वृद्धि है। तो अब वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी हो गई है, 4442 गीगावाट। वर्तमान में विश्व की लगभग 30% जो बिजली उत्पादन है
वो नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स से हो रही है। तो यहाँ पे है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य है 2030 तक के लिए निर्धारित किया था, क्या हम उसे प्राप्त कर पाएंगे? तो देखिए, दुबई में 2023 में जो कोप सम्मेलन हुआ था उसमें कहा गया था कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता उसको 3 गुना करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ये ग्रोथ रेट अभी वर्तमान में चल रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो आराम से वो विश्व है वो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और ये लक्ष्य वैश्विक जो तापमान वृद्धि है उसको सीमित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एक मुद्दा आता है कि क्या जो नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स हैं वो वास्तव में जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकते हैं? तो सच में अर्थ है कि नहीं, जो जीवाश्म ईंधन है उसका प्रभाव बना रहेगा। देखिए, जो वर्तमान में जो नवीकरणीय ऊर्जा की जो क्षमता विकसित हो रही है या बढ़ रही है लगातार, वो सिर्फ वर्तमान में जो विद्युत मांग बढ़ रही है उसको पूर्ति करता है, सिर्फ उसकी पूर्ति करता है ये, है ना। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो जीवाश्म ईंधन है उसमें कमी आ रही है। जीवाश्म ईंधन से जो उत्पादन है वो लगातार अब भी बढ़ रहा है। तो देखिए, वर्ष 1990 के साथ तुलना करें तो उस समय से लेकर आज तक जो वैश्विक मांग है बिजली की वो 3 गुना हो चुकी थी, और भविष्य में भी ये लगातार बढ़ने की संभावना है। 2024 में जो नई स्थापित बिजली की क्षमता है उसका केवल 10% ही जीवाश्म ईंधनों पर आधारित था। फिर भी ये कुल उपयोग में जीवाश्म ईंधन की जो खपत है अब भी बढ़ रही है। तो 2023 तक के आंकड़े देखें, जीवाश्म बनाम नवीकरण ही है। तो देखिए, 2012 से 23 के बीच जो बिजली उत्पादन में वार्षिक वृद्धि कितनी थी? 2.5%, और नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि 6%। तो देखिए, इतना आपको डेटा याद नहीं रखना, बस आपको एक समझ होनी चाहिए कि किस प्रकार से चीज़ें बदल रही हैं। देखिए, इतना कुछ होने के बाद, यानी कि बिजली उत्पादन में जो वृद्धि है उसकी तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा में है वृद्धि वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है अब भी वैश्विक बिजली उत्पादन का 70% से अधिक भाग देते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। प्री में पूछा जा सकता है, मेंस में भी आपको यूज किया जा सकता है इसको। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो अब भी रिकॉर्ड स्तर पे बना हुआ है। तो बात करते हैं ऊर्जा खपत में जो बिजली है उसकी सीमित भूमिका की। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए, वैश्विक ऊर्जा खपत है उसका केवल 20 से 25% ही बिजली का होता है। जो अन्य हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, है ना, उनकी खपत बहुत ज़्यादा है। और जो बिजली हो रही है ना, उसका भी केवल 30% ही नवीकरणीय सोर्स से होता है। अगर इस प्रकार से देखें तो कुल ऊर्जा जितनी विश्व में खपत हो रही है उसका केवल 6% ही क्लीन एनर्जी से आता है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स से आता है। अब भी 90% से जो अधिक ऊर्जा सोर्स हैं वो किस पे आधारित है? जीवाश्म ईंधन पे आधारित है। तो बात करते हैं भविष्य की चुनौतियों की, यानी जो ऊर्जा संक्रमण अभी हो रहा है, यानी कि जीवाश्म ईंधन से गैर जीवाश्म ईंधन की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसकी बात है, तो उसकी लिमिट्स क्या है? बात करते हैं ऊर्जा संक्रमण की। तो देखिए, जो जीवाश्म से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर हम बढ़ रहे हैं वो अकेले जलवायु संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देखिए 90% से अधिक ऊर्जा अब भी किससे मिल रही है? जीवाश्म ईंधन से। तो हमें किस पे फोकस करना होगा? जो कार्बन हटाने की तकनीकें हैं उन पे, जो अभी भी व्यवहारिक नहीं हैं, और ये सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं क्षेत्रीय असमानता की। तो देखिए, वैश्विक स्तर पे देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें 15% की वृद्धि हुई, लेकिन अफ्रीका में जो ये वृद्धि है वो केवल 7% रही, और जो आधार है वो बहुत कम है। अगर देखें तो जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जुड़ी है वो मेनली 71% कहाँ से जुड़ी है? एशिया से, और वो भी 62% अकेले चाइना से। और अफ्रीका को कुल वैश्विक वृद्धि का केवल 1% से भी कम मिला है। तो चीन की भूमिका की बात करते हैं तो यहाँ पे चीन का एकाधिकार देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन अकेले ही पूरी दुनिया से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित कर चुका है। तो जो चीन है वो सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली है उनका सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पीवी जो प्रणाली है उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। ये आपको याद रखना है डेटा प्री के लिए। और उसका आधे से अधिक जो उत्पादन है वो किसके लिए? घरेलू उपभोग है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। शेष जो निर्यात होता है उसका मैक्सिमम कहाँ चला जाता है? यूएसए और भारत में चला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है? जो अन्य देश हैं वहाँ पे तकनीकी और आपूर्ति है उसकी पहुँच सीमित हो जाती है। अब बात करें हम चीन की तुलना ओपेक से। ओपेक क्या है कि जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं उनका एक समूह। तो चीन और ओपेक की अगर तुलना करें तो चीन जिस तरीके से ओपेक देश हैं उनका कच्चे तेल पे प्रभुत्व है, वैसे ही चीन का नियंत्रण है किस पे? सौर और अन्य जो नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक है उन पे।
तो इससे जो ऊर्जा सुरक्षा की नई चिंताएं उभर रही हैं। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो ऊर्जा संक्रमण है वो सरल नहीं है। देखिए, ऊर्जा संक्रमण को लेके जो आशावादी तस्वीर प्रस्तुत की जाती है वो उतनी मतलब बहुत ही जटिल है, आशावादी नहीं है उतनी। तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करने का लक्ष्य अब अधिक कठिन होता जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा? ये तब तक क्या है हमारे लिए जटिल है जब तक हम जीवाश्म ईंधनों का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं कर पाते हैं, कार्बन हटाने की जो तकनीक है उनको सुलभ और किफ़ायती नहीं बना लेते हैं, और जब तक जो वैश्विक असमानता है उनको नहीं सुलझा लिया जाता है। तो तब तक जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर निर्भर रहकर हम जलवायु संकट का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मेंस के लिए काफ़ी, और फिर आप ऐसे में इसको यूज कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।